बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। आज का दिन पहले बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की और फिर बाद में बात करेंगे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है उस पर बाद में बात करते हैं। पॉलिटिकली देखें आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि इमरान खान साहब ने आज के दिन की डेडलाइन दे रखी है कि अगर आज मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर आज ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर जो पहले से फैसला हुआ है कि 24 को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है तो फिर आज से ही कुछ इलाकों से लोग रवाना होना शुरू हो जाएंगे, ये कहना है इमरान खान साहब का। तो आज का दिन बहुत अहम है और ये भी हो सकता है कि आज भी अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो इमरान खान साहब के साथ। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि हम देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स के ऊपर फैसल वाडा साहब को भेज के कल उन्होंने कुछ 7 से 8 प्रोग्रामों में जाके तज़हीक की तहरीक इंसाफ की और एक तासुर दिया कि जैसे तहरीक इंसाफ जो है वो कोई डील मांग रही है और कोई मिन्नतें तरले कर रही है, और अली अमीन गंडापुर के हवाले से वो ये तासुर दे रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर असल में ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये एहतजाज 24 वाला मौखर हो जाए। और राना सनौला ने भी बड़ी एक अजीबोगरीब बात की जब उनसे मोहम्मद मालिक साहब ने पूछा कि ये बताएं कि किस लेवल पे अली अमीन गंडापुर से की बातचीत हो रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो राना सनौला ने कहा कि वही लेवल है जो अली अमीन गंडापुर का है। तो उन्होंने पूछा सवाल कि मोहम्मद मालिक साहब ने कि सेक्टर कमांडर के लेवल पे हो रही है, DGC के लेवल पर हो रही है, DGI के लेवल पर हो रही है या टॉप लेवल पर यानी आर्मी चीफ के लेवल पर हो रही है। तो राना सनौला ने कहा कि जिस लेवल से आपने शुरू किया उस लेवल पर अली अमीन गंडापुर की बात हो रही है, यानी वो ये कह रहे हैं कि सेक्टर कमांडर के लेवल पर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की बातचीत हो रही है। अच्छा, ये राना सनौला की फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है और एक कोशिश भी हो सकती है कि एक तासुर ये दें कि बड़े निचले लेवल पे तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि अभी तक इस हवाले से क्लैरिटी नहीं है कि PTI को जो बातचीत करने वाले हैं वो क्या देने को तैयार हैं, और PTI की डिमांड्स जो हैं जो वो अनाउंस कर चुके हैं उस हवाले से किस चीज़ पर बात बन रही है या नहीं बन रही, इस हवाले से बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है और मुकम्मल तौर पर खामोशी है। और तहरीक इंसाफ के अंदर भी 99% लोगों को नहीं पता, सिर्फ 3-4 लोगों को पता है। और ये ठीक है, ये एक इस पे हम तनकीद नहीं कर सकते। ये तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जो भी बातचीत है उसको बहुत खुफिया रखा जाए और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से जारी हैं, तहरीक इंसाफ की भी तैयारियां जारी हैं, हुकूमत ने भी तैयारियां की जा रही हैं, पुलिस मज़ीद मंगवाई जा रही है, पंजाब से भी मंगवाई जा रही है, सिंध से भी मंगवाई जा रही है। पूरे तौर पर हुकूमत भी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो भी चीज़ होनी है, आज बड़ा दिन है। आज किसी वक्त भी फाइनली अनाउंस हो जाएगा कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं या मुज़ाकरात जारी हैं और कोई डेवलपमेंट हो गई है या मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इस हवाले से आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अहम है और आज जो है वो देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में भी शायद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अगले हफ्ते के लिए इजलास हो, तो देखते हैं कि वो जो तो इलेक्शन कमीशन वाला केस है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का जो केस है वो याहिया अफरीदी साहब लगाते हैं या नहीं लगाते। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। जैसे मैंने याहिया अफरीदी साहब का जिक्र किया, याहिया अफरीदी साहब आपको पता है कि उनको नून लीग ने सेलेक्ट किया, उनको नून लीग ने चुना, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, और उन्होंने उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया। और उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आइनी बेंच का सरबराह बनाया। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आइनी बेंच का सरबराह बनवाने में जो मरकज़ी किरदार है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने खुद अपने इख्तियारात सरेंडर किए और हुकूमत को ये इख्तियार दिया कि वो अपनी मर्ज़ी का जो आइनी बेंच का सरबराह है वो बनाए, क्योंकि खुद भी याहिया अफरीदी साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी के ही बेनिफिशरी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ही एक मुतनाज़ आइनी तरमीम करवाई, जिस तरह से हुई वो आपके सामने है। और उस आइनी तरमीम के बाद याहिया अफरीदी साहब ने ऐसे हुकूमत को फैसिलिटेट किया कि 31 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने जो कमेटी का इजलास किया, जिसमें उन्होंने 4 नवंबर बरोज़ सोमवार के लिए आइनी जो तरमीम है उसके खिलाफ दरखास्तें पिटिशन जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और याहिया अफरीदी साहब ने 2 नवंबर को 5 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया और उसी इजलास में अमीनुद्दीन खान साहब को आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया। तो इस तरह से फैसिलिटेट किया। अब एक और बात ये भी चल रही है कि हुकूमत ये समझती है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब बनाया गया तो उस वक्त आइन में तरमीम की गई कि जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा तो उसकी टर्म 3 साल होगी, वो 3 साल बाद रिटायर हो जाएगा, या 3 साल अगर उसके पूरे नहीं भी होते लेकिन वो 65 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो तब भी वो रिटायर हो जाएगा और फिर अगला चीफ जस्टिस का पैनल आ जाएगा 3 जजों का, उनमें से किसी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया जाएगा। लेकिन अब
ये भी बातें शुरू हो गई हैं हुकूमत के जो करीबी सहाफ़ी हैं वो और इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी कि हुकूमत ये प्लान कर रही है कि एक और आईनी तरमीम करके और ये 3 साल की जो टर्म है इसको ख़त्म कर दिया जाए और कहा जाए कि जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा वो 65 साल की उम्र तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेगा। अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर याही अफरीदी साहब जो हैं वो 2027 नहीं, वो भी 2030 तक 2030-31 तक याही अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। इसका मतलब यह है कि नून लीग याही अफरीदी साहब के हवाले से जो उनके कोई मतलब पहले उन्होंने उनको सेलेक्ट किया तो उनकी सिलेक्शन के बाद जो याही अफरीदी साहब ने जिस तरह से याही अफरीदी साहब का कंडक्ट है और उस पर नून लीग इस हद तक मुतमईन है और इस हद तक रिलैक्स है और इतनी खुश है कि वो ये समझते हैं कि याही अफरीदी साहब 3 साल नहीं बल्कि तकरीबन अगले 6-7 साल तक याही अफरीदी साहब जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहें। तो ये भी अब हुकूमत इस चीज़ पर प्लान कर रही है और याही अफरीदी साहब जो है उनको मजीद दीवार से लगा रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जो आईनी बेंच के सरबराह हैं इस वक्त ताकतवर वो हैं और याही अफरीदी साहब के पास कोई इख्तियारात नहीं है और ये इख्तियारात उन्होंने बिल रज़ा उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये इख्तियारात सरेंडर किए हैं। लेकिन मसला ये है कि ये इख्तियारात उनकी ज़ात का मामला नहीं है, ये पूरे इदारे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे इदारे को इरेलीवेंट कर दिया याही अफरीदी साहब ने। मसला उनकी ज़ात का होता तो कोई मसला नहीं है, वो खुद भी कोई इतने बड़े पहले भी कोई उनका इतनी कोई उनके फैसले ऐसे नहीं थे कि जिसको कहेंगे बहुत बड़ी कोई जूरिस्प्रूडेंस है, बहुत बड़े उनके अदालती फैसले, ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन मसला यह है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन के और अगर वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने क्योंकि उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया है तो इसलिए वो उनके इतने एहसानमंद और मशहूर हैं, तो ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है। और अगर वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके साथ पहले ये बात हुई थी कि हम 3 साल के लिए आपको बनाएंगे और फिर आपको 6-7 साल के लिए कर देंगे, तो ये उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात है। और वो अगर कमज़ोरी दिखा रहे हैं तो ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि एक ओहदे पे बैठी शख्सियत की वजह से पूरा इदारा जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गया है और पूरा इदारा जो है वो इरेलीवेंट हो गया है और पूरे इदारे को तबाह किया जा रहा है और इतना तबाह किया जा रहा है कि अगले 30 साल तक भी ये इदारा 40 साल तक भी ये इदारा नहीं उठ पाएगा। यानी सिर्फ एक याही अफरीदी साहब की ज़ात की वजह से पूरा इदारा अगली कई दहाइयों तक जो है वो इसकी कीमत अदा करेगा जो कुछ याही अफरीदी साहब कर रहे हैं। अब कल एक प्रेस रिलीज आया, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अब अमीनुद्दीन खान साहब पूरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अपनी इस्टेब्लिश कर ली है। अब वो अमला भी अपना अलग रख रहे हैं, जजेस, सिविल जजेस और ये वो सब कुछ वो अलग कर रहे हैं। और अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो भी आईनी समझता है कि हमारा केस आईनी बेंच के पास जाना चाहिए तो वो लिख देगा शुरू में कि ये मामला आईनी बेंच के पास जाए, तो वो जाएगा ही आईनी बेंच वाली कमेटी के पास, वो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में प्रोसीजर कमेटी के पास जाएगा ही नहीं। और पूरा एक अलग से उन्होंने अपनी अदालत जो है वो कायम कर ली है। ये ज़रा कल की बात करते हैं। कल जो एक प्रेस रिलीज आया है जो कि ये आईनी बेंच के जजेस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है। वैसे ये शायद कंबोयो साहब जो हैं PRO हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से है, लेकिन ज़ाहिर है ये है सारी ये आईनी बेंच के हवाले से। और आप देख भी रहे हैं कि आईनी बेंच वाले जजेस अगले हफ्ते से कहा जा रहा है कि वो रेगुलर बेंचों में बैठेंगे, वरना वो बिल्कुल अपनी मर्जी से बैठ रहे हैं और थोड़े से केसेस लगाते हैं और इरेलीवेंट केसेस लगाते हैं और मज़े से वो 1-1.5 घंटे में अपना काम करते हैं और घरों को चले जाते हैं। घरों से मुराद यह है कि अपने चैम्बर्स में चले जाते हैं, चाहे रात तक बैठें। लेकिन ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये भी हो सकता है कि ये एक तयशुदा मनसूबे के तहत हो कि आईनी बेंच थोड़े थोड़े केसेस सुनेगा, ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर इस तरह से नून लीग, पीपल्स पार्टी और याही अफरीदी साहब को ये जवाज़ मिल जाएगा कि क्योंकि आईनी बेंच वाले जज जो हैं वो केसेस आईनी सुन रहे हैं और ज़ेर इल्तवा केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो अब हमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो हैं उनकी तादाद बढ़ानी है। तो फिर याही अफरीदी साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के और वो जजेस ले आएंगे जो जजेस नून लीग, शरीफ खानदान और आसिफ अली जरदारी सुप्रीम कोर्ट में भरना चाहते हैं, भर्ती करना चाहते हैं। और वो ऐसे जजेस होंगे जिसके बाद मैंने आपको बताया कि अगली 3 दहाइयों तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन भर्तियों की कीमत चुकाएगी और ये सारा क्रेडिट जो है, ये सारा सवाब पहुंचता रहेगा याही अफरीदी साहब को उनकी रिटायरमेंट के बाद भी। और फिर 30 साल बाद, 40 साल बाद, जैसे भुट्टो के केस के 40 साल बाद कह दिया गया कि जनाब उस वक्त इंसाफ का कत्ल हुआ था, तो 30-40 साल बाद कोई पता नहीं अगर कभी पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आई और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा कोई तब्दीली आई कोई ऐसी, तो 30-40 साल बाद कोई बैठ के कह देगा कि उस वक्त का जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान था याही अफरीदी, उसकी एक गलती की वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 साल जो है वो भुगता है। तो अब हम जी 30-40 साल बाद एक दोबारा सुप्रीम कोर्ट को उस तरह से तब्दील कर रहे हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए था आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन उस वक्त पानी सर से गुजर चुका होगा। अब ये जो आलामी है
इसमें ये कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का आलामी है उसमें कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 191A के तहत कायम कमेटी का इजलास 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में सीनियर जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मुनक्किद हुआ। ये है कमेटी जो आइनी बेंचेस वाली है। इजलास में जस्टिस जमाल खान मुदखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और रजिस्ट्रार ने शिरकत की। कमेटी ने कई अहम मामलात पर गौर किया जिनका मकसद ख़ास तौर पर आइनी बेंच के लिए केस मैनेजमेंट की कारकर्दगी और शफाफियत को बेहतर बनाना है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के तहत ज़ेर अल्तवा अपीलों को जल्द निपटाने के लिए कमेटी ने दफ्तर को, रजिस्ट्रार ऑफिस को 1 हफ्ते के अंदर केसेस की दर्जा बंदी करने और रोज़ाना 5 चैम्बर अपीलों को कमेटी के हर मेंबर के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की है। अच्छा, इसमें होता यह है कि जब कोई किसी पिटीशन पर एतराज़ लग जाता है तो फिर उस पर चैम्बर अपील जाती है। तो अब इन्होंने ये फैसला किया है कि रोज़ाना 5 चैम्बर अपीलें जो हैं वो तीनों जजेस के पास लगेंगी। 5 अमीनुद्दीन खान साहब के पास लगेंगी, 5 जमाल खान मुदखिल साहब के पास लगेंगी और 5 अपीलें जो हैं वो लगेंगी मोहम्मद अली मज़हर साहब के पास। आगे कहा गया कि बढ़ते हुए काम के बोझ से निपटने के लिए कमेटी ने एक काबिल सिविल जज की खिदमात हासिल करने की सिफारिश की जो बेंच को अदालती मामला फराहम करेंगे। तो अब ये नई भर्तियाँ भी होंगी। पहले ही पाकिस्तान कहता है कि जहर खाने के हमारे पास पैसे नहीं, हुकूमत कहती है IMF से हमने भीख मांगी हुई है, और अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की तनख्वाहें, हाई कोर्ट में तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं, नई भर्तियाँ भी होंगी इस आइनी बेंच के लिए, और लोगों को इंसाफ तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों के टैक्स के पैसे से सुप्रीम कोर्ट के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, करोड़ों अरबों रुपये बढ़ जाएंगे। फिर ये कहा गया है कि जहाँ तक फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक 2023 के इंट्रा कोर्ट अपील नंबर 5 की समाअत का मामला है, तो कमेटी ने नोट किया है कि ये ICA यानी इंट्रा कोर्ट अपील जिस बेंच के फैसले के खिलाफ दायर है उस साबका बेंच में जस्टिस आयशा ए मलिक शामिल थी, इसलिए वो इन अपीलों की समाअत के लिए आइनी बेंच में शामिल नहीं हो सकती। चूँकि असल इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत 7 रुकनी बेंच ने की थी, इसलिए कमेटी ने इस मामले को फौरी समाअत को यकीनी बनाने के लिए आइनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू करने का फैसला किया। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू करेगा ये आइनी बेंच कि जनाब आप आयशा मलिक साहबा की जगह कोई और जज दे दें, और होगा क्या, होगा ये कि हुकूमत फैसला करेगी कि कौन सा जज हमने इसमें बिठाना है, और जिसमें चांसेस हैं कि अब इसमें शायद बिलाल हसन साहब को भी हुकूमत ऐड कर सकती है कि शायद बिलाल हसन साहब बैठेंगे, या वो इडाक जजेस में से भी किसी को बिठा सकते हैं। तो मतलब हुकूमत फैसला करेगी कि कौन सा बेंच बनाना है, और ये वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त मातहत कर दिया गया है हुकूमत के। उसके बाद कहा गया कि रजिस्ट्रार को आइनी बेंच के ज़ाब्ता-कार को रेगुलेट करने के लिए जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की मुशावरत से रूल्स बनाने का काम सौंपा गया है। हतमी मुसवदे की मंजूरी से पहले कमेटी उसका जायज़ा लेगी। अब ये रूल्स बनाएंगे जनाब आइनी बेंचेस के हवाले से, ये मोहम्मद अली मज़हर साहब की मुशावरत से बनाए जाएंगे। वैसे वकला का ये ख्याल है कि आइनी बेंच के सामने जब भी कोई ऐसा केस आएगा जिसमें कोई 40-50 सफ़हात का फ़ैसला लिखना होगा, तो वकला का ख्याल ये है कि वो जो अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मुदखिल साहब और अमीनुद्दीन खान साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखिल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब और जो नईम अख्तर अफ़गान साहब, अगर ये एक साइड पर होंगे और मुसरत हिलाली साहिबा, ये 5 जज एक साइड पर अगर होंगे, तो इन 5 में से जजमेंट जो लिखेंगे वो मोहम्मद अली मज़हर साहब ही लिखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वकला को पता होता है कि किस जज की क्या कैपेसिटी है। तो वो कहते हैं कि मोहम्मद अली मज़हर साहब का काम बहुत बढ़ गया, अब फैसले जो हैं वो 90% जो फैसले हैं, अगर इस साइड पर मोहम्मद अली मज़हर साहब जाते हैं तो मोहम्मद अली मज़हर साहब ही लिखेंगे 90% फैसले, और दूसरी साइड पर जो अगर डिसेंट करेंगे आयशा मलिक साहिबा या हसन नज़र रिजवी साहब, तो वो बहरहाल अपने फैसले लिख सकते हैं, उनमें ये अहलियत और सलाहियत वकला के मुताबिक है। लेकिन वो कहते हैं इस साइड पे ये जो अब इस वक्त 5-2 होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा फैसले जो हैं वो 90% फैसले जो हैं वो मोहम्मद अली मज़हर साहब ही लिखेंगे। उसके बाद कहा गया कि केस की शनाख्त और ट्रैकिंग को बेहतर बनाने की खातिर वो उन्होंने लिखा है कि क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, और उन्होंने कहा है कि आइनी बेंच के निशान वाले मखसूस सब्ज़ मोहर के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। मोहर भी अलग होगी, और फिर कोडिंग होगी, और IT डिपार्टमेंट को कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये चीज़ें आएंगी, और आइनी मामलात की ऑर्डर शीट्स के उन्वान में भी लिखा जाएगा, और ये सारी चीज़ें मतलब तब्दील होंगी। और ये बड़े मामलात हैं जो अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें हैं IT डिपार्टमेंट में, और वो सारा प्रोसेस आइनी बेंच के लिए भी अलग से उसकी पूरी एक इमारत खड़ी की जाएगी, पूरी एक टीम बनाई जाएगी, पूरा एक प्रोसेस तय किया जाएगा। फिर कहा गया कि तरीक़ाकार की वजाहत को यकीनी बनाने के लिए आर्टिकल 191A के तमाम मुकदमात में
ऐसे उन्वानात शामिल होंगे जिससे वाज़े होगा कि इन मुकदमात का तल्लुक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच से हैं। मजीद बरान ये फैसला किया गया है कि ऐसे मुकदमात दायर करने वाले फ्रीकैन कम अज़ कम 7 पेपर बुक्स तैयार करके जमा कराएंगे, यानी पेपर बुक्स भी 7 तैयार होंगी। पहले 2 या 3 होती थी, अब 7 होंगी। जब तक फौरी नोयत के मुकदमात के लिए तरीक़ाकार के कवायद को हतमी शक्ल नहीं दी जाती तो तवज्जो तलब मामलात को तरजीह देने के लिए और यकीनी बनाने के लिए जल्द समाअत की दरखास्तें कमेटी के सामने रखी जाएंगी। अभी रूल्स क्योंकि बने नहीं हैं कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशंस को कैसे निपटाया जाएगा, तब तक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशंस कमेटी के सामने रखी जाएंगी और वो फैसला करेंगी। उसके बाद कहा गया है कि जो कमेटी ने इस बात का अयादा किया है कि सुप्रीम कोर्ट को खुसूसी तौर पर आइन के आर्टिकल 186A के तहत मुकदमात की मुंतकिली का इख्तियार हासिल है और ऐसे मामलात की समाअत आम बेंचों में जारी रहेगी। सिर्फ आर्टिकल 199 के तहत ऐसे मामलात जिनमें अहम आइनी सवालात या कानून के अहम मसाइल शामिल हैं आइनी बेंच को भेजे जाएंगे। ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम के तौर पर कमेटी ने आर्टिकल 191A के तहत आइनी मामलात को संभालने के लिए एक वक्फ शाख कायम करने का फैसला किया। एक अलग पूरी ब्रांच जो है वो बनाई जाएगी। इस ब्रांच में मुनासिब अमला रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही आइनी बेंच को मुंतकिल किए गए मुकदमात मंजूर शुदा रोस्टर के मुताबिक तय किए जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया PR जो शाहिद हुसैन कंबोयो साहब हैं उनकी जानिब से जारी हुआ है। ब्रांच भी अलग बनेगी, मोहर भी अलग बनेगी, डिपार्टमेंट भी अलग बनेंगे, भर्तियाँ भी नहीं होंगी और फैसले जिस तरह के होंगे वो आपको और मुझे पहले से पता है। तो अब जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं वो मज़ीद दीवार से लगा रहे हैं याहिया अफरीदी साहब को, और याहिया अफरीदी साहब वही कैसे सुनेंगे जैसे कल उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, एक मीडिया रीडर की उन्होंने ज़मानत खारिज की है। और ये इतना बड़ा फैसला था कि इंटरनेशनली ये रिपोर्ट हुआ होगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक मीडिया रीडर की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज कर दी है। तो इस तरह के फैसले, हलाले के केस, तलाक के केस, बच्चों की हवालगी के केस, 2-3 मरलों के केस, ज़मीनों के केस और इस तरह के केसेस जो है वो याहिया अफरीदी साहब सुनेंगे। अभी तो वो भी केसेस उस तरह से वो नहीं लगा रहे। अभी तक तो याहिया अफरीदी साहब भी टाइम बार्ड केसेस जो टेक्निकल बुनियादों पे सिर्फ एक नंबर रोज़ाना एक जारी होना है कि आज याहिया अफरीदी साहब ने 50 केसों के फैसले कर दिया, तो आज 70 के फैसले कर दिए और एक मिनट में टाइम बार्ड मुस्तरद, टाइम बार्ड मुस्तरद, टाइम बार्ड मुस्तरद, टाइम बार्ड मुस्तरद, इस तरह के केसेस वो लगा रहे हैं अपने पास। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं देख रहे कि कोई ऐसे केसेस लगे हों जिसको कोई थोड़ी देर सुन के कोई फैसला लिखवाना पड़े जाए, जिसको अभी तो टाइम बार्ड केसेस ही मोस्टली लग रहे हैं 70-80%। सिर्फ ये है कि याहिया अफरीदी साहब महीने बाद जो है वो यानी अब 26 नवंबर को उनको महीना हो जाएगा, तो महीने बाद वो जारी कर सकें कि मैंने एक महीने में जनाब 4000 केसों के फैसले कर दिए और उन 4000 में से 3800 केसेस वो होंगे जो टाइम बार्ड थे, जिसमें सिर्फ लगाया मुस्तरद किया इस तरह के केसेस लग रहे हैं। तो ये जनाब सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं, सूरत हाल है, मायूस कुन सूरत हाल है। बिल्कुल पूरे इदारे को इरेलीवेंट कर दिया गया, लेकिन क्या कहा जा सकता है। याहिया अफरीदी साहब भी खुश हैं कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं और उनको अब 3-4 साल की एक्सटेंशन भी मिल रही है। तो उनके लिए भी एक कानून साजी की तरह की आइन साजी की जाएगी, आइन में तरमीम करके, और कहा जाएगा कि याहिया अफरीदी साहब भी अब 3 साल के लिए नहीं हैं बल्कि 6-7 साल के लिए हैं। इससे बड़ी क्या खबर हो सकती है याहिया अफरीदी साहब के लिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये खबर कोई अच्छी खबर नहीं होगी कि किस तरह से याहिया अफरीदी साहब को मतलब फेवर्स दे के हुकूमत जो है, और दूसरी तरफ याहिया अफरीदी साहब हुकूमत को पूरा एक वो कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएं और हुकूमत के पास नंबर गेम पूरा है और वो अपनी मर्ज़ी के आइनी बेंच भी बनाते रहें, अपनी मर्ज़ी के फैसले भी करते रहें, अपनी मर्ज़ी के जज हाई कोर्ट में भी भर्ती करते रहें और सुप्रीम कोर्ट में भी लाते रहें। ये है हमारे मुल्क की सूरत हाल। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन मोहम्मद साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।